जमीनें बोलती हैं, बस सुनने वाला चाहिए। कभी किसी मस्जिद की खामोश दीवारों में, तो कभी किसी सूने कब्रिस्तान के सन्नाटे में। यहाँ छुपी होती है वक्फ की कहानी। ये सिर्फ जमीन का मामला नहीं है, ये इतिहास, आस्था और इंसाफ का वो ताना बाना है जिसे सदियों से बुना जा रहा है। लेकिन आज उन जमीनों पर सवाल है और कहीं कहीं साजिश भी। वक्फ बोर्ड एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसे लोग उम्मीद की नजरों से देखते हैं और कुछ शक कि वक्फ वो ही कर सकता है जो इस्लाम का अनुयायी हो। अब आप उसका विरोध कर रहे हो, तो आप तो वक्फ में भी नॉन इस्लामिक आदमी चाहते हो। मान्यवर क्या कह रहे हैं? कौन करता है इसकी देखरेख? कैसे होती है इन प्रॉपर्टीज की निगरानी? और क्या वाकई में ये जमीनें उस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही हैं जिसके लिए कभी इन्हें दान किया गया था? तो चलिए इस पूरे मुद्दे को डिटेल से समझते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आदेश चौधरी और आप देख रहे हैं डायरेक्ट दिल से बाय आदेश चौधरी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जरा सोचिए, अगर कोई इंसान अपनी जमीन, अपनी दुकान या मकान को सोसाइटी के वेलफेयर के लिए परमानेंटली डोनेट कर दे ताकि उससे किसी स्कूल में बच्चे को ट्रेनिंग मिल सके, या फिर किसी हॉस्पिटल में लोगों को ट्रीटमेंट मिल सके, या फिर किसी मस्जिद में नमाजें पढ़ी जा सके, तो इसी इमोशन को कहते हैं वक्फ। वक्फ एक इस्लामिक ट्रेडिशन है जिसमें कोई इंसान अपनी प्रॉपर्टी को अल्लाह या फिर चैरिटी या फिर रिलीजियस पर्पस के लिए डोनेट कर देता है। तो एक बार वक्फ हो जाने के बाद कोई भी एसेट किसी भी प्राइवेट ओनरशिप में नहीं रहती, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए कम्युनिटी सर्विस के काम आती। भारत में वक्फ की जड़ें बहुत पुरानी हैं। वक्फ का इतिहास इस्लाम के शुरुआती दौर से जुड़ा हुआ है। इसका सबसे पहले जिक्र प्रॉफिट हजरत मोहम्मद साहब के समय में मिलता है, जब उन्होंने अपनी कुछ जमीनें समाज की सेवा के मोटिव के लिए वक्फ कर दी थी। और यहीं से यह कॉन्सेप्ट एक रिलीजियस और सोशल इंस्टीट्यूशन के रूप में विकसित हुआ। भारत में वक्फ की शुरुआत 11वीं सदी के आसपास मानी जाती है, जब मुस्लिम रूलर्स ने अपनी जमीनें रिलीजियस और सोशल इंस्टीट्यूशनल जैसे कि मस्जिद, मदरसों, सराओं, हॉस्पिटल और कब्रिस्तानों को वक्फ कर दी। दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगल शासन तक वक्फ एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम बन गया। खासतौर पर अकबर और औरंगजेब जैसे शासकों ने वक्फ व्यवस्था को एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क में शामिल करके इसे राज्य नीति का हिस्सा बना दिया। ब्रिटिश काल में वक्फ पर कंट्रोल और निगरानी कड़ी हो गई और 1923 में पहली बार मुस्लिम वक्फ एक्ट लाया गया ताकि इन प्रॉपर्टीज की सुरक्षा और ट्रांसपेरेंसी कंफर्म की जा सके। जिसके बाद 1954 में भारत सरकार ने वक्फ प्रॉपर्टीज के प्रबंध और निगरानी के लिए सेंट्रल वक्फ काउंसिल और अलग अलग राज्यों में स्टेट वक्फ बोर्ड की स्थापना की। तो जैसे जैसे वक्फ प्रॉपर्टीज की गिनती बढ़ती गई, वैसे वैसे उनकी देखरेख और सही इस्तेमाल को लेकर सवाल भी उठने लगे। कई जगह ये जमीनें, इमारतें सालों तक खाली पड़ी रही, तो कहीं उन पर इलीगल कब्जे हो गए, और कई बार तो लोगों को ये पता ही नहीं था कि ये जमीन एक्चुअली वक्फ की है या फिर नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में जरूरत थी एक स्ट्रॉन्ग और क्लियर कानून की, जो इन प्रॉपर्टीज को लीगल प्रोटेक्शन दे सके और ये पक्का करे कि उनका इस्तेमाल उसी मकसद के लिए हो जिसके लिए ये डोनेट की गई थी। और इसी सोच के साथ 1995 में वक्फ एक्ट पास किया गया। तो इस एक्ट ने पूरे देश में वक्फ प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट के लिए एक स्ट्रक्चर्ड लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया, जिसके तहत हर स्टेट में वक्फ बोर्ड बनाने का प्रोविजन रखा गया, जो स्टेट की सारी वक्फ प्रॉपर्टीज की देखरेख करता है। जैसे ये देखना कि कौन कौन सी जमीनें वक्फ की गई हैं या उसका सही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, और जो इनकम इन सबसे आ रही है वो वाकई में मस्जिद, मदरसे या फिर कम्युनिटी वेलफेयर जैसे कामों में लग रही है कि नहीं। और इसके अलावा नेशनल लेवल पर सेंट्रल वक्फ काउंसिल की स्थापना भी की गई, जो सभी स्टेट बोर्ड्स को गाइडलाइन देती है, पॉलिसीज पर सलाह देती है और जरूरत पड़ने पर इंटरफेयर भी करती है। इस कानून की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह न सिर्फ रिकॉर्ड्स और एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत करता है, बल्कि उस इमोशन को भी जिंदा रखता है जिसके चलते लोग अपनी प्रॉपर्टी वक्फ करते हैं, यानी समाज के भलाई और अल्लाह की राह में कुछ कंट्रीब्यूट करना। 1995 का ये एक्ट सिर्फ प्रॉपर्टीज बचाने का कानून नहीं, बल्कि उस ट्रस्ट को सेव करने की कोशिश है जो एक नेक मकसद से जुड़ी। इस एक्ट ने वक्फ प्रॉपर्टीज में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाकर एक मजबूत फाउंडेशन तैयार की। जब वक्फ बोर्ड स्टैब्लिश हो चुका था और उनके पास एक मजबूत लीगल फ्रेमवर्क भी मौजूद था, तब सबसे बड़ा सवाल उठा कि देश भर में फैली हुई इतनी सारी वक्फ प्रॉपर्टीज आखिर मैनेज कैसे की जाए। इन बोर्ड का सबसे अहम काम यह था कि वो ये पक्का करें कि जो जमीनें, इमारतें या दूसरी प्रॉपर्टीज वक्फ की गई हैं, उनका इस्तेमाल उसी मकसद के लिए हो जिसके लिए उन्हें अल्लाह के नाम पर डेडिकेट किया गया। यानी कि ना तो वो प्रॉपर्टी बेकार पड़ी रहे और ना ही उस पर कोई इलीगल कब्जा हो, और जो इनकम उनसे जनरेट हो रही हो वो वाकई में मस्जिद, मदरसा या फिर किसी हॉस्पिटल या फिर कम्युनिटी वेलफेयर के काम में लगाई जाए। लेकिन यही काम सबसे बड़ा चैलेंजिंग बन गया,
देश भर में फैली लाखों एकड़ वक्फ लैंड और हजारों बिल्डिंग्स की प्रॉपर मॉनिटरिंग और प्रोटेक्शन किसी एक बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल बन गई। और सबसे बड़ी दिक्कत ट्रांसपेरेंसी की रही। कई बार लोग इस बात से अनजान थे कि कोई जमीन एक्चुअली वक्फ की है या फिर उससे मिलने वाला रेंट कहां जा रहा है। पुराने और अधूरे रिकॉर्ड की वजह से अकाउंटेबिलिटी बनाए रखना बेहद ही चैलेंजिंग हो गया था। एक और गंभीर समस्या थी इल्लीगल इंक्रोचमेंट की। कई बार लोगों ने बिना किसी परमिशन के वक्फ लैंड पर शॉप्स बना ली, बिल्डिंग्स खड़ी कर ली या फिर खेती भी शुरू कर दी। और जब वक्फ बोर्ड ने एक्शन लेने की कोशिश की तो लीगल प्रोसेस इतना लंबा और धीमा निकला कि सालों लग गए। इसके अलावा बहुत से बोर्ड के पास ना तो सफिशिएंट फंडिंग थी और ना ही ट्रेंड मैन पावर और ना ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी जिसके जरिए वो डिजिटली ट्रैक कर सके कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ है और उसका यूज क्या हो रहा है। हालांकि समय के साथ हालात में सुधार आया, कई स्टेट्स में डिजिटलाइजेशन की शुरुआत हुई, वक्त प्रॉपर्टी की ऑनलाइन लिस्टिंग भी की गई, जीपीएस मैपिंग के जरिए उनकी एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक भी की गई और रेंट कलेक्शन को ऑटोमेट भी किया गया। इससे न सिर्फ इफिशियंसी बढ़ी बल्कि लोगों का ट्रस्ट भी वापस लौटा और इस तरह वक्त प्रॉपर्टीज की मैनेजमेंट एक बड़ी जिम्मेदारी साबित हुई। और जब इसे सही तरीके से अंजाम दिया गया तो ये प्रॉपर्टी सोसाइटी के लिए एक साइलेंट रेवोल्यूशन की तरह उभरी, जिन्होंने एजुकेशन, हेल्थ और सोशल वेलफेयर के एरियाज में स्ट्रांगली कंट्रीब्यूट किया। 2024 में प्रपोज वक्फ अमेंडमेंट बिल में कुछ ऐसे मेजर बदलाव सजेस्ट किए गए जो पूरे वक्फ सिस्टम को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट, इंक्लूसिव और अकाउंटेबल बना सकते हैं। सबसे पहले बात करें वक्फ की डिक्लेरेशन की, तो कोई भी इंसान अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ घोषित तभी कर सकता था जब वो कम से कम 5 साल से इस्लाम फॉलो कर रहा हो या फिर वो प्रॉपर्टीज एक्चुअल में उसकी हो या वो उस प्रॉपर्टी का एक्चुअल में मालिक हो। और इस चेंज से बोगस क्लेम्स और इलीगल वक्फ डिक्लेरेशन पर लगाम लगेगा। और दूसरा बड़ा बदलाव वक्फ बोर्ड के स्ट्रक्चर में आया। अब स्टेट गवर्नमेंट को यह पावर दी गई कि वो बोर्ड में अलग अलग कम्युनिटीज से मेंबर्स नॉमिनेट कर सकते हैं, जिसमें नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी शामिल हो सकते हैं। इस इंक्लूजन से डिसीजन मेकिंग ज्यादा बैलेंस और डाइवर्स होगी। और इसके अलावा सेंट्रल वक्फ काउंसिल में भी बदलाव किया गया। अब काउंसिल में 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स को इंक्लूड किया जाएगा और साथ ही साथ ये भी तय किया जाएगा कि कम से कम 2 मुस्लिम वुमेन मेंबर काउंसिल का हिस्सा बने। इससे वुमेन रिप्रेजेंटेशन को एक प्रैक्टिकल और मजबूत प्लेटफॉर्म मिलेगा। और सबसे नोटिसेबल चेंज है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को लेकर। अब वक्फ प्रॉपर्टी से जुड़े डिस्प्यूट कोर्ट की बजाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जाएंगे। इससे न सिर्फ प्रोसेस फास्ट होंगे बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन भी ज्यादा स्ट्रीमलाइन रहेगा। ओवरऑल ये प्रपोज अमेंडमेंट्स वक्फ सिस्टम को न सिर्फ मॉडर्न बनाएगा बल्कि उसे आज के समय के हिसाब से और भी ज्यादा रिलेवेंट, इंक्लूसिव और इफेक्टिव भी बनाएगा। साल 2024 में प्रपोज वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर समाज में काफी सीरियस डिस्कशन शुरू हो चुके थे। रिएक्शंस ब्रॉडली 2 हिस्सों में बटे हुए थे। एक तरफ वो ग्रुप था जो इसे एक जरूरी रिफॉर्म मानता था और जो वक्फ सिस्टम को ज्यादा मॉडर्न, ट्रांसपेरेंट और इंक्लूसिव बना सकता था। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे थे जो डर रहे थे कि ये बिल मुस्लिम कम्युनिटी के रिलीजन राइट्स में इंटरफेयर कर सकता है। सपोर्टर्स का कहना है कि पिछले कई दशकों से वक्फ प्रॉपर्टीज की ना तो प्रॉपर ट्रैकिंग हुई है और ना ही उनसे जनरेट होने वाली इनकम का सही यूटिलाइजेशन हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉपर्टीज या तो खाली पड़ी हैं या फिर इलीगल एंक्रोचमेंट का शिकार हो गई। और ऐसे में अगर वक्फ बोर्ड में डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन लाया जाए, वुमेन पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जाए और डिस्प्यूट को कोर्ट की बजाय एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर रिजॉल्व किया जाए तो इससे पूरे सिस्टम की इफिशियंसी और अकाउंटेबिलिटी काफी इंप्रूव हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ कई मुस्लिम रिलीजियस बॉडीज और ऑर्गेनाइजेशन का ये कहना है कि वक्फ एक प्योरली रिलीजियस ट्रस्ट है जो कम्युनिटीज की फेथ और आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ। अगर ऐसे सिस्टम में नॉन मुस्लिम मेंबर्स को शामिल किया गया या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जैसे एक्सटर्नल अथॉरिटीज को डिस्प्यूट का फाइनल अथॉरिटी बना दिया गया तो इससे वक्फ की रिलीजियस ऑटोनॉमी पर सीधा असर पड़ सकता है। उनका मानना है कि ट्रांसपेरेंसी जरूरी है लेकिन किसी भी तरह का बदलाव सेंसिटिविटी और वाइडर कंसल्टेशन के साथ होना चाहिए। इन शॉर्ट, यह बिल सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं रह गया बल्कि अब यह फेथ, गवर्नेंस और इंक्लूसिविटी के बीच एक डेडिकेट बैलेंस बनाने की कोशिश बन चुका है। और यही वजह है कि इसे लेकर सोसाइटी में इतनी मिक्स्ड और इंटेंस रिएक्शन देखने को मिल रही है। बिल के लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद अप्रैल 6, 2025 को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ अमेंडमेंट बिल को 2025 में मंजूरी दे दी। अब यह बिल कानून बन चुका था और जल्द ही पूरे देश में लागू हो। इस बिल के वक्फ प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग को मजबूत करने के लिए मेजर रिफॉर्म प्रपोज भी किए गए, जैसे कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम मेंबर्स को शामिल करना, वुमेन रिप्रेजेंटेशन को कंपलसरी बनाना और डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को देना। इसके अलावा वक्फ प्रॉपर्टीज का सर्वे और डॉक्यूमेंटेशन भी अब कलेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जिससे सिस्टम में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी लाई जा सकेगी।
बिल के पेश होते ही अलग अलग सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप ने इस पर एक्टिवली डिस्कशन शुरू कर दी। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, लीगल एक्सपर्ट और सिविल सोसाइटी के कई हिस्सों ने अपने अपने पर्सपेक्टिव और सजेशन सामने रखे। पब्लिक फोरम और पैनल डिस्कशन में ये मुद्दा बार बार उठ रहा है कि मौजूदा वक्फ सिस्टम को जमाने की जरूरत के हिसाब से कैसे रिस्ट्रक्चर किया जाए। अब जब वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को प्रेसिडेंट की मंजूरी मिल चुकी है तो ये ऑफिशियली कानून बन चुका है और इसके कुछ प्रोविजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई ऑर्गेनाइजेशन ने पिटीशन भी दाखिल की है। अब पूरा मामला जुडिशियल स्क्रूटनी के दायरे में है, जहां सभी कंसर्न पार्टीज अपनी अपनी बातें कोर्ट के सामने रख रही हैं। अब आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि नया लॉ वाकई में वक्फ प्रॉपर्टीज के यूजेस और गवर्नेंस को किस तरह से बेहतर बनाता है। इसके इम्प्लीमेंटेशन से जुड़े प्रोसेस अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और इसका असली असर ग्राउंड लेवल पर कैसा दिखेगा ये आने वाले वक्त से साफ हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि बदलाव की शुरुआत अब हो चुकी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वक्फ सिस्टम में बदलाव की जरूरत थी? क्या आपको लगता है कि इसमें भ्रष्टाचार हो रहा था? हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल डायरेक्ट दिल से बाय आदेश चौधरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।